देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद और महाराष्ट्र दिवस के चलते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए आज राज ठाकरे पर बड़ा हमला किया। लोक सत्ता अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मराठी के बाद अब हिंदुत्व का खेल चल रहा है। हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे भोंपू वाले खूब देखे हैं। यह जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। झंडे को इतनी बार क्यों बदलना पड़ता है? अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं है। हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए। सुनील सिंह हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, उद्धव ठाकरे ने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन यह तय है और साफ भी है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। एक बड़ा हमला कि अस्तित्व बचाने के लिए यह ड्रामा कर रहे हैं राज ठाकरे। और बिल्कुल शारिक, साफ साफ इशारा राज ठाकरे की तरफ है, जिनके की आज औरंगाबाद में सभा होने जा रही है। दरअसल जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाया है उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, तब से उसके हिंदुत्व पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। लेकिन गुड़ी पाड़वा के दिन से जब से मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठाकर राज ठाकरे ने एक नया गफर छेड़ा हुआ है और उससे जो है एक उग्र हिंदुत्व की उन्होंने जो राह पकड़ी है, उसको लेकर कहीं न कहीं शिवसेना को लग रहा है कि ये उसके विचारधारा या उसके हिंदुत्व के विचार पे कहीं न कहीं चोट है और कोशिश है उसके लोगों को अपनी तरफ खींचने की। इसीलिए इतना कड़ा हमला उन्होंने किया है और साफ तौर में उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व जो है वो हमारे श्वास में है, श्वास में बसता है हिंदुत्व, इसलिए हमें उसका डंका यानी उसका झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। जनता को पता है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व का काम करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये नए हिंदुत्व वाले जो आए हुए हैं, ये दरअसल पहले मराठी कार्ड खेल रहे थे, अब हिंदुत्व कार्ड लेके आए हैं, तो इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल सभी नेता महाराष्ट्र के, चाहे जो भी राज ठाकरे के विरोधी हैं, शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे हों या फिर कांग्रेस हो, सभी ये जरूर कह रहे हैं कि राज ठाकरे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी की निगाहें आज लगी है तो राज ठाकरे की औरंगाबाद की सभा पे लगी है कि वो क्या कहने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने आज लोकसत्ता से बात करते हुए न सिर्फ राज ठाकरे पर अपरोक्ष रूप से हमला किया, उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि निजी संबंधों के संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिताजी भोले थे, बीजेपी उनके साथ मिलकर हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने उनको एक तरह से ठगा, लेकिन जब मेरे से बात हुई तो मैं उतना भोला नहीं हूं, इसीलिए उनको लगता है या फिर ये दूरियां बढ़ी हैं क्योंकि पिताजी भोले ज्यादा थे और मैं उतना भोला नहीं हूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि बार बार ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जरूरत थी कि देश के जो शत्रु उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन वो अपने पार्टियों के शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ईडी और दूसरी एजेंसियों को अगर हिम्मत है तो कम से कम चीन जो है, जो देश की सीमा में कहीं न कहीं घुस रहा है या घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको जवाब दें तो हम समझ पाए कि कितनी धमक है प्रधानमंत्री में। यानी एक तीर से एक साथ ही उन्होंने राज ठाकरे जो कि उनके हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो उनकी राजनीति को चुनौती दे रही है, दोनों पे हमला बोला। सुनील, आप हमारे साथ बने रहें। एक खबर है, उसके बाद हम वापस लौटेंगे और राज ठाकरे की जो रैली है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर भी हमला बोला, वो खबर भी आपको एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं कि लोक सत्ता अखबार को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलते हुए कहा, वो किसी एक दल के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहां उनसे देश के दुश्मनों से लड़ने की उम्मीद की जाती है, वहां वो अपनी पार्टी के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के पीछे ईडी लगाने की बजाय हिम्मत है तो एक बार चीन से मुकाबला करके दिखाएं। तो राज ठाकरे के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला बोला है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। यह रैली हाल ही में शुरू हुए लाउडस्पीकर विवाद के तहत की जा रही। कल एक बड़े काफिले के साथ राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे। कल ही वो पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। तब उनके काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। आपको बता दें, राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ आज की रैली की इजाजत मिली है। हालांकि इस रैली की वजह से कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 2000 पुलिस के जवान तैनात हैं। रैली पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
सुनील सिंह हमारे साथ वापस जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सुनील, 16 शर्तों के साथ उन्हें इजाजत दी गई है, लेकिन राज ठाकरे को जो लोग भी जानते हैं उन्हें इस बात की आशंका होगी कि वो वही कहेंगे या वही करेंगे जो वो चाहते हैं। साथ ही इस बात पर भी नजर रहेगी कि आज उद्धव ठाकरे ने जो उन पर हमला बोला है वो उसका जवाब भी देते नजर आए इस रैली में। और बिल्कुल शारिक, सबकी निगाहें इसी बात पे लगी है कि राज ठाकरे के निशाने पर आज कौन कौन होगा और मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो 3 मई का जो अल्टीमेटम दिया है उस पर वो क्या कहेंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस पर साफ कर दिया था कि मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, यानी कि सभी को अनुमति दी जाएगी और उनको जो अपना डेसिबल लेवल है वो नियम के अनुसार ही रखना होगा। यानी ये साफ है कि लाउडस्पीकर नहीं हटेंगे। जबकि राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक, चूंकि रमजान ईद है तो 3 मई तक वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 3 मई के बाद अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो वो मस्जिदों के सामने जाकर सामने लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो एक स्वाभाविक पर एक शांति भंग करने की जो एक आशंका वहां पर दिखाई पड़ रही है। और अब चूंकि राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो लाउडस्पीकर नहीं हटाने जा रही है, तो बिल्कुल वो क्या कहेंगे और किस तरह से अपनी बातें रखेंगे, इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई है। और यही बात है कि भले शर्तें लगा दी गई है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, डेसिबल लेवल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मानक के तौर पर ही तय रखना है, और साथ में कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं करना है, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ बातें नहीं करनी है। लेकिन राज ठाकरे की अपनी एक शैली है, बात रखने का उनका अपना एक तरीका है और वो अपने आक्रामक तेवर के तौर के लिए ही जाने जाते हैं। अगर वही वो नहीं करेंगे तो फिर आगे उनकी भीड़ में, उनकी सभा में सुनने कौन आएगा या फिर लोग उन्हें महत्व क्यों देंगे। उनकी जो बात होती है कि उनकी एक वैल्यू जो है वो न्यूसेंस वैल्यू ही है, और उसी का कहीं न कहीं असर होता दिख रहा है कि 2 अप्रैल को जो गुड़ी पड़वा को जब उन्होंने मुद्दा उठाया तब से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनील, औरंगाबाद को ही क्यों चुना? देखिए, राज ठाकरे ने मुंबई में पहला भाषण दिया, उसके बाद वो ठाणे में भाषण दिया और अब औरंगाबाद गए हैं। औरंगाबाद दरअसल एक समय था शिवसेना का गढ़ था, और अब शिवसेना जो है कहीं न कहीं हिंदुत्व छोड़ती नजर आ रही है, और उस जगह औरंगाबाद में इसमें AIMIM का सांसद है और शिवसेना कहीं न कहीं कमजोर हुई है। तो एक स्पेस जो है कहीं कहीं हिंदुत्व का जो दिख रहा है वो राज ठाकरे को दिख रहा है कि औरंगाबाद से उस स्पेस को लिया जा सकता है। और 34 साल पहले बाल ठाकरे ने जो हिंदुत्व की हुंकार भरी थी वो भी औरंगाबाद से ही भरी थी। तो पूरी कोशिश है जो विरासत है बाल ठाकरे की, उसको अपने तौर पर लेने की कोशिश राज ठाकरे की है। इसलिए आप देखेंगे कि कहाँ वो पहले सफेद कुर्ता पहनकर भाषण दिया करते थे या सामने आया करते थे, आजकल वो केसरिया, एक तरह से शॉल या चादर ओढ़े रहते हैं। यानी पूरी कोशिश है कि बाल ठाकरे की जो विरासत है उसको आत्मसात करें और उस पर कब्जा करने की है। शुक्रिया सुनील। तो अपनी खोई राजनीतिक जमीन और हाशिए से शिखर तक पहुंचने की कोशिश रहेगी नजर। हम आप तक वापस लौटेंगे जब उनकी रैली वहां शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी रैली करने जा रहे हैं। यह रैली घाटकोपर के सोमैया मैदान में होगी। सबकी निगाहें इस ओर हैं कि वो राज ठाकरे पर क्या बोलते हैं। और मुंबई के सोमैया मैदान से ही दिवस है और आज मुंबई और महाराष्ट्र में सरगर्मी तेज है। सुबह से ही जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अलग अलग दलों के नेता जो हैं हुतात्मा यानी कि शहीद हैं उनकी याद कर रहे हैं और अलग अलग सभाओं में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं मुंबई बीजेपी ने यहाँ घाटकोपर के इस मैदान पर बूस्टर डोज सभा रखी है। BMC चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन जिस तरह से पिछले साल 2017 के चुनाव में बीजेपी 82 सीटें जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रह गई थी, उससे उसे उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा जोर अगर लगाया जाए तो वो मुंबई के BMC पर कब्जा कर सकती है और शिवसेना का 30 साल का कब्जा वो उसको कब्जे पर से शिवसेना को हटा सकती है। और लिहाजा अभी लगातार मुंबई में शिवसेना में BMC के भ्रष्टाचार को उठाते हुए जो है कि बीजेपी पोल सभाएं कर रही है। और आज यहाँ घाटकोपर के सोमैया मैदान पर 1 मई के दिन, महाराष्ट्र दिन के दिन बड़ी सभा का आयोजन किया गया है और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है वो इस सभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। और इसका एक टीजर भी रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि
शिवसेना या उद्धव ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे यानी मराठी नहीं और शिवसेना यानी कि महाराष्ट्र नहीं, यानी कि मराठी जो वोट हैं या मराठियों को जो एकाधिकार है वो सिर्फ शिवसेना या उद्धव ठाकरे का नहीं है, और या फिर इन दोनों की टीका करने का मतलब ये नहीं होता है कि महाराष्ट्र या मराठी की टीका की जा रही है। लेकिन बहरहाल जो सबकी निगाहें हैं वो लगी हैं यहाँ से दूर औरंगाबाद जिले में, क्योंकि वहाँ पर MNS के प्रमुख राज ठाकरे आज सभा को संबोधित करने वाले हैं, जाहिर सभा को। और जब से उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है, मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का, तब से सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हैं और वो सुर्खियों में आए हैं। वहीं शरद पवार जो है उन्होंने भी इस मुद्दे पर साफ तौर पर ये सवाल उठाया है कि क्या धर्म के मुद्दे उठाने से क्या लोगों की समस्याएं दूर होगी। यानी सभी के निशाने पर फिलहाल कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है तो वो हैं राज ठाकरे, लेकिन सबकी निगाहें भी राज ठाकरे के भाषण पर लगी है कि आज उनके निशाने पर कौन होगा और वो किसके खिलाफ बोलेंगे। और खास करके जो उन्होंने लाउडस्पीकर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई का जो अल्टीमेटम दिया है, उस अल्टीमेटम के लिए भी क्या उस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटेंगे नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर अब राज ठाकरे क्या बोलते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी है। मुंबई से कैमरामैन राजन जावड़ेकर से सुनील सिंह, एनटीवी इंडिया। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20 टीमें गठित की थी। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस मामले में कल सरकार ने कार्रवाई करते हुए पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया था। शुक्रवार को शिवसेना की ओर से निकाले जा रहे खालिस्तान विरोधी मार्च के बाद यहां हिंसा भड़की थी, जब कुछ सिख संगठनों ने शिवसेना के इस मार्च का विरोध किया था। हमारे पास अवेलेबल हैं सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियोस हैं, उसके हिसाब से बरजिंदर परवाना ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। परवाना ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸकी फॉर्मल अरेस्ट पुलिस ने पाई है और उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। टोटल 6 accused have been arrested since last evening। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਪੈਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, that will be part of future investigation। I will request all of you, we have circulated an email ID dpropatiala2016@gmail.com और जिथे भी असी मौजूद है साडी प्रेजेंस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया से है। जे तुहानू कुछ नज़र आंदा तो उन्होंने सानू DM कर दो। वी आर टेकिंग एक्शन। जिद्दां जिद्दां साडे कोल WhatsApp भी आ रहा, प्लीज़ डोंट शेयर इट फॉरवर्ड, सेंड इट टू अस। डोंट रीट्वीट, डोंट फेसबुक पे उन्होंने वो पा दो, डोंट डू दैट। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, वी आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। दिल्ली में बुजुर्ग अपराधियों के निशाने पर है। कल आनंद लोक में 4 करोड़ के गहनों की लूट के बाद आज पॉश सिविल लाइंस इलाके में लूट के बाद एक बुजुर्ग बिल्डर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग बिल्डर की हत्या गला रेत कर की गई। घर से काफी कैश गायब। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में निशाने पर हैं बुजुर्ग। कल यानी शनिवार को दिल्ली के आनंद लोक इलाके में एक कोठी के अंदर कुछ बदमाश दाखिल हुए, एक बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधे और उस घर से 4 करोड़ रुपए ले गए। वहीं आज सुबह तड़के सिविल लाइंस की इस कोठी में कुछ बदमाश दाखिल हुए और यहाँ रहने वाले पेशे से बिल्डर राम किशोर अग्रवाल की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और यहाँ से काफ़ी सारा कैश भी ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक आज सुबह उन्हें पता चला कि इस कोठी में एक हत्या हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 77 ईयर्स के राम किशोर अग्रवाल खून से लथपथ पड़े हुए थे। उन पर चाकू से 4 वार किए गए थे। घटना के वक्त राम किशोर अग्रवाल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे और उनके पास में कुछ कैश के डब्बे रखे हुए थे जो गायब थे। पहली मंजिल पर उनका बेटा, बहू और पोती सो रही थी। जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके मुताबिक उन्होंने 2 बदमाशों को भागते हुए देखा है। तो इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये काफ़ी पॉश इलाका है और राम किशोर अग्रवाल
पेशे से बिल्डर थे, तो यहाँ पर क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई जानकार है या फिर कोई गैंग है, इसकी जांच की जा रही है। मैं यहाँ रहने वाले कुछ लोगों से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कुछ हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अजय नाम है जी, अजय दुबे। अजय दुबे जी, क्या जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ घटना? सुबह 6:30 बजे की बात है जी, जब शोर शराबा हुआ कि जी मार दिया। अग्रवाल जी के बेटे विशाल जी जब नीचे आए तो देखा उनके पिताजी के साथ में मतलब उनका ब्लड बह रहा था, उनको जख्मी करा गया था। तो उन्होंने बुलवाया भेज करके, सामने से अजय जी को बुला दो। जब मैं जा कर के देखा तो उनके गले में चाकू का, यहाँ चाकू से काट रखा था और काफ़ी मतलब जख्मी किया गया था। जब उनको यहाँ से हम लोग अग्रवाल जी के बेटे विशाल जी और उनके 2 घर के काम करने वाले लोगों के साथ में जब हम उनको लेकर ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे तो वहां जाके देखा गले पे बहुत गहरा उनको काट रखा था और पेट के पास में एक चाकू था। पीठ के पीछे से लेके हिप्स तक में उनके 3-4 चाकू उन्होंने वहाँ मारे हुए थे। अच्छा। तो जो हॉस्पिटल जब हम लेके पहुंचे तो डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो डॉक्टर ने एग्जामिन करते कहा इनकी डेथ ऑलरेडी घर पे हो चुकी है, अब डेड बॉडी यहाँ लेके आए हैं। इनको हम 35-40 साल से देखते आ रहे हैं जी। आज तक हमने बिल्कुल ऊंची आवाज़ नहीं सुनी है, आज तक किसी प्रकार का कोई आपस में कोई तू-तू में हमने आज तक नहीं सुना। तो बिल्कुल आप देखें कि ये जो कोठी है, इसी कोठी में रामकिशोर अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। ये दूसरी वारदात है पिछले 24 घंटे में। कल दिल्ली के आनंद लोक में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर लुटेरे 4 करोड़ रुपए कैश ले गए थे। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। थल सेना चीफ जनरल मनोज पांडे ने पदभार संभालने के बाद कहा कि सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस सेना के तीनों अंग मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करेंगे। थल सेना के 29वें प्रमुख जनरल मनोज पांडे 12 लाख सैनिकों वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना की कमान संभालने के बाद उन्हें साउथ ब्लॉक में पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल मनोज पांडे ने दावा किया कि सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ऐसे समय कमान संभाली है जब सीमा पर चीन के साथ विवाद 2 साल से जारी है और पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ कराने में लगा हुआ है। आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारी स्थल सेना का काम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए थल सेना अध्यक्ष के गार्ड ऑफ ऑनर में वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। जनरल पांडे ने साफ किया कि सेना के तीनों अंग भविष्य की चुनौतियों का सामना मिलकर करेंगे। हमारी स्थल सेना बाकी सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। जनरल मनोज पांडे पहले थल सेना अध्यक्ष हैं जो सेना की इंजीनियरिंग कोर्स से हैं। 1982 में सेना में कमीशन लेने वाले जनरल पांडे के पास 4 दशक लंबा अनुभव है। सेना अध्यक्ष बनने से पहले वो पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। नए सेना प्रमुख के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। चीन से लगी सीमा पर तनाव बना हुआ है, वहीं पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के चलते सैन्य संसाधनों की आपूर्ति भी संकट बढ़ा सकती है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। देश के ज्यादातर हिस्से इस वक्त गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर और मध्य भारत में हालत बहुत ही खराब है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई इलाकों ने 122 साल में अप्रैल के सबसे भयंकर गर्मी के रिकॉर्ड को झेला है।
मौसम विभाग के मुताबिक मई में भी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। विदर्भ, पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भी तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रहा। शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया। चंद्रपुर में तापमान 46.6 डिग्री था। बढ़ते तापमान की वजह से लगातार देश भर में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और सुबह की अगर बात करें तो दिल्ली में तापमान तकरीबन 32 डिग्री के करीब है। अगर आप सड़कों की ओर देखें तो चूंकि रविवार की सुबह है तो वर्किंग डे नहीं है, इसलिए वैसे भी ट्रैफिक कम है, पर सड़कें आम तौर पर जो संडे होता है उसके मुकाबले ज़्यादा सूनी इसलिए भी हैं क्योंकि जो लोग ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट इशू करके लोगों से कह रहा है कि जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकले। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो, बाहर निकल रहे हैं तो सर ढक के निकलें या सनग्लासेस पहनकर निकलें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लगातार पानी पीते रहें। तो अगर बात करें नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर महाराष्ट्र का जो विदर्भा रीजन है वहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ रही है। कल चंद्रपुर जो इलाका है विदर्भा का वो सबसे गर्म पाया गया, 46 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर था। दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव की बात करें तो वो दूसरी सबसे गर्म जगह थी। कल पूरे देश भर में 46 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था। जब हम बात करते हैं गर्मी की, लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो लोग घरों में रह सकते हैं उनकी, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, जो अपनी रोज़मर्रा की कमाई के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे ही एक ऑटो ड्राइवर हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम हामिद। सर ये बताइए कि इतनी गर्मी में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो लोग घर के अंदर रह सकते हैं वो रहें, जो भी सावधानी बरत सकते हैं वो बरतें, पर आप जैसे लोग जिनके लिए कमाई का जरिया, ऐसे में इतनी गर्मी में 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी दिक्कत है रोज़ ऑटो चलाना? मैम दिक्कत तो बहुत है कि गीला कपड़ा रखना पड़ रहा है, ये पानी की बोतल ठंडी इसको लेके चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर आप जैसे लोगों के लिए तो मजबूरी है, आपके लिए मतलब एक सीमित दायरा ही है जहाँ तक आप कोई सावधानी बरत सकते हैं, पर अपनी कमाई के लिए तो बाहर निकलना ही है। मैम ये तो आपको मालूम ही है कि हमारा तो रोज का कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है कि ना। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, अपने घर में बैठ के आराम से ज़िंदगी काट सकते हैं, हमें तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आपने देखा, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हमारे लिए तो रोज़ ऐसे है, मान लीजिए रोज़ कुआं खोद के पानी पीना है, इसलिए जो ये तबका है जो रोज़ की कमाई पर निर्भर करता है उनके लिए ये लग्जरी नहीं है लाइफ में, वो सुकून नहीं है कि आप एसी या कूलर में बैठ सकें और अपनी पहले की सेविंग्स को एंजॉय करते रहें या उसी से आपका काम चल जाए। ये डेली वेजेस पर निर्भर करने वाले लोग हैं, रोज़ की जो दिहाड़ी होती है उस पर निर्भर करने वाले लोग हैं, जिनके लिए चाहे तापमान कितना भी बढ़ जाए बाहर गर्मी में संघर्ष करना ही पड़ता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज मजदूर दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार बोराबासी दिवस मना रही है। दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में खास पकवान तैयार किए गए। आखिर क्या है खास पकवान और क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। हम एक खास पकवान के साथ बैठे हैं, हम खाएंगे बाद में, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर ये खास पकवान तैयार क्यों हुए हैं। मैं बात करता हूं सुनील सिंह से, जो कि छत्तीसगढ़ भवन में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सुनील जी, ये खास पकवान तैयार किए गए हैं, क्या वजह है? देखिए, आज मजदूर दिवस है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आह्वान किया कि हम इस मजदूर दिवस को खास रूप से मनाएंगे और जो कि यहाँ का पारंपरिक भोजन होता है बोरेबासी, है ना, उसको सभी को इस दिन खाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। छत्तीसगढ़ भवन चूँकि दिल्ली में लोग इसको जानें समझें, तो हमने यहाँ पर भी इसके लिए रखा कि आप लोग आएँ, इसको देखें कि हमारी परंपरा कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे भोजन कैसे हैं। और चूँकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। बोरेबासी मुख्य रूप से क्या होता है कि जो चावल बनाते हैं और वो बच जाता है रात में, उसको फेंका नहीं जाता
रात में उसको पानी डाल के रख लिया जाता है, सुबह लोग इसको उठ के खाते हैं। आप लाल चटनी, हरी चटनी, प्याज, और ये एक प्रकार का ऊर्जा देता है, दिन भर आदमी को ऊर्जा देता है और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच आयरन होता है और ये पेट के लिए, त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और मजदूरों को सम्मान देने के लिए हमारे राज्य ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे एक अभियान और कहा कि सब बोरेबासी खाएं। हमने इसे यहाँ पे भी रखा हुआ है। चावल के अलावा और इसमें क्या क्या रखा हुआ है? देखिए, चटनी है, हरी चटनी है, लाल चटनी है, भाजी है। भाजी वहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी होती है। साथ में हमने प्याज रखा है, दाल है ना, और खिचड़ी है। मतलब इस तरह से हमने जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन है वो रखे हुए हैं। और हम सबसे कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ये गर्मी में होता है, काफ़ी ठंडक प्रदान करता है। और चूँकि दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी हो रही है, पूरे देश में गर्मी हो रही है, तो यदि आपको गर्मी को हराना है, बीट करना है, तो ठंडा ठंडा कूल खाएं। तो बिल्कुल दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे में मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और ये खाना, ये पकवान एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं भी ट्राई करता हूँ।